हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं एक स्पाइडरमैन का स्टोरी आर्क। अब इससे पहले मैं स्पाइडरमैन के काफ़ी स्टोरी आर्क्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे। जिसके अंदर हमने वन मोर डे का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टोरी आर्क शेयर करा था, जिसके अंदर पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भुलवा दिया जाता है दुनिया से जब वो सिविल वॉर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैंस अलग अलग बढ़ गए थे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेके। लेकिन इसके बाद मैंने डार्क रेन की एक बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी, जिसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो अपने बेटे हैरी ऑसबॉर्न की गर्लफ्रेंड से शादी करके उसको प्रेग्नेंट कर देता है। तो आज की जो हमारी स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है वो हैरी ऑसबॉर्न और उसी से कंटिन्यू होगी। और अब हम देखेंगे कि बेसिकली जब वहाँ पे उसने लिली को प्रेग्नेंट कर दिया था तो उसके बाद उसके बच्चे का क्या हुआ। तो हमने इससे पहले स्पाइडरमैन का एक और स्टोरी आर्क शेयर करा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई औसम किस्म का था, जिसका नाम स्पाइडरमैन द ग्रिम हंट था, जिसके अंदर स्पाइडरमैन को हमने इससे ज़्यादा बुरी हालत में शायद ही पहले कभी कहीं देखा हुआ हो। लेकिन आज का जो हमारा स्टोरी आर्क है ये 5 इश्यूज़ के अंदर मौजूद है और इसका जो नाम है वो ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ है। तो इनको मैं 5 एपिसोड्स के अंदर आपको डेली बेसिस पे चैनल पे शेयर करूंगा। और आई होप कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम हर संडे जो है एक डीसी की सीरीज़ को भी शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर कॉमिक्स को डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हैं बिना किसी रुकावट के, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस पूरे की पूरी टाइमलाइन का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट हमारे पास न्यूयॉर्क सिटी से होती है और ये वो जगह है जहाँ पे क्रेवान द हंटर की पूरी फैमिली रहा करती थी। लेकिन अब ये घर खाली है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रो मौजूद होता है, जो कि एक और दूसरे आदमी से बोलता है, तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो? वैसे मुझे देख के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है हैमरहेड। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इस घर के अंदर यहाँ पे 2 ज़बरदस्त तरीके के मशहूर विलन्स मौजूद हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रो और दूसरा हैमरहेड है। और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके होते हैं कि वो दोनों यहाँ पे एक साथ इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ही किसी मिस्टीरियस शख्स ने किसी काम के लिए बुलाया है। तो अगले पल वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम लोगों को इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रो, मैंने ही तुम सबको यहाँ पे इन्वाइट किया है, अंदर आ जाओ क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आने वाले आखिरी लोग हो। लेकिन तुम लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सालों हो चुके हैं कि हम लोग इस तरह से एक साथ मिले नहीं थे। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रो और हैमरहेड घुसते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और वो कहते हैं कि ओ गॉड, आखिरकार इसकी ये हालत करी किसने है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे कमरे के अंदर बेसिकली स्पाइडरमैन के सारे विलन्स आप देख सकते हैं जो भी मशहूर हैं, जिसके अंदर में यहाँ मिस्टीरियो नज़र आ रहा है, सैंडमैन नज़र आ रहा है, मिस्टर नेगेटिव नज़र आ रहा है, ग्रिम रीपर नज़र आ रहा है, मॉर्बियस नज़र आ रहा है और बाकी दूसरे और भी सारे विलन्स मौजूद हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस शख्स जिस दिन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे समन किया है एक मिशन के लिए, वो बताता है, तो जैसा कि तुम सब जानते ही होगे कि मैंने तुम्हें जिस आइटम को तलाश करने के लिए बुलाया है यहाँ पे, वो सच में एग्जिस्ट करता है। पहले वो सिर्फ रूमर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो सच में मौजूद है, वो यहीं कहीं बाहर घूम रहा है और मुझे वो आइटम किसी भी कीमत के ऊपर चाहिए। अगर तुम मुझे वो चीज़ ला के दे देते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं तुमसे इस तोहफे को लाने के लिए रोकेंगे, तुम्हें मुझसे अच्छी ऑफर देने की कोशिश करेंगे और तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि जो चीज़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसका मुकाबला कोई पैसों के अंदर कर ही नहीं सकता है। मैं तुम्हें अपग्रेडेड इक्विपमेंट दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा सकता हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ें दे सकता हूँ जो कि तुम्हें किसी ने देने का आज तक वादा तक नहीं किया होगा और तुमने खुद नहीं सोचा होगा कि वो चीज़ें तुम्हें मिल सकती हैं। यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें लाने के लिए दी जाएगी वो तुम्हें बता दी जाएगा कि वो पैकेज कहाँ मौजूद है। अब उसके अंदर क्या चीज़ है और उसका क्या लेना देना है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग चाहो तो जाके उस चीज़ को ग्रुप्स के अंदर हंट कर सकते हो या अपनी टीम्स बना के या अकेले अकेले करो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस वो चीज़ मेरे पास चाहिए। और अगर तुमने एक बार वो चीज़ लाके मुझे दे दी तो मैं तुम्हारे नाम पूरी की पूरी दुनिया कर दूंगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी मिस्टीरियस शख्स है जिसको अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है, इसने सारे के सारे विलन्स को एक चीज़ के पीछे लगा दिया है और वो चीज़ क्या हो सकती है वो भी हम कुछ ही देर में जान ही जाएंगे। क्योंकि अगले पल हम यहाँ से सोहो के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कैमरा कौन चल रहा है और हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन अपने कैमरास को यहाँ पे बेच रहा है और उसकी जो साथी यहाँ पे मौजूद होती है वो उसको रोक रही होती है सब बेचने से। लेकिन इस वक्त पीटर की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है कि उसके पास कोई और हल नहीं है। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर की किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, पूरे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब पीटर पार्कर की जो स्टोरी चलती है बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके कैमरे के भी कोई इतने ज़्यादा पैसे लग नहीं रहे होते हैं और उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि जो उसकी यहाँ पे दोस्त होती है जो कि इसके साथ काम वगैरह करती है, वो कहती है कि तुम्हें एक सब कैमरा वगैरह बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे कुछ दिन पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारे पास कोई जॉब लग जाए तो तुम उसके बाद मुझे वो वापसी लौटा देना, क्योंकि इस कैमरे को बेच के तुम्हें कोई फ़ायदा तो वैसे भी नहीं होने वाला है और हो सकता है कि तुम इस कैमरे की मदद से कुछ पैसे कमा ही लो।
और उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे उससे पैसे लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है और उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता। लेकिन जब वो यहाँ पे उसको ज़्यादा फोर्स करती है और कहती है कि ये मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, कोई भीख नहीं दे रही हूँ, तुम जब चाहो मुझे उसको वापसी कर सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर बोलता है कि चलो बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो बेटी, मुझे तुमसे बहुत नफरत है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार भी है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। चलो, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और अगले पल बेटी बोलती है कि अब जाओ, सारा का सारा टाइम यही वेस्ट कर दोगे या फिर डेट पे जाने के लिए तैयार भी होना है तुम्हें। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे एक बस के अंदर ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है और वो कुछ जॉब्स वगैरह तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो अपने आप से बातें करते हुए बोलता है कि जब से मेरी सारी की सारी रेपुटेशन ख़राब हुई है, मुझे तो फ्रंट लाइन वाले भी शूट पे हायर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स मौजूद हैं पेपर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकूँ। मेरे ख्याल से हम जैसे वॉल क्रॉलर्स के लिए जॉब्स पेपर्स के अंदर नहीं छपती हैं। प्लस मैं आधे से ज़्यादा इंटरव्यूज़ को तो मिस कर देता हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन बनने वाले काम जो है वो मेरे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा मैं एवेंजर्स का भी हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है ना कि मुझे उसके लिए अपनी आइडेंटिटी को बताना होगा, तभी जाके वो मुझे पैसे देंगे। अब इस बारे में मैं एंड में से भी पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख चुकी है सारी ज़िंदगी से, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे पैसे वगैरह लेने चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो ये पिछले कुछ हफ्ते मेरे ऊपर काफ़ी भारी गए हैं। मेरे ख्याल से एक कॉल करके पूछा तो जा ही सकता है। और अगले पल पीटर अपनी आंट में को कॉल करता है ताकि उसको कुछ उधार वगैरह मिल सके। लेकिन जब वो कॉल मिलाता है तो उसको ये पता चलता है कि जिस तरह उसके पास कपड़े के, खाने के, पीने के और रहने के पैसे नहीं हैं, इस तरह उसके पास कॉल मिलाने तक के भी पैसे नहीं हैं। और पीटर बोलता है कि यार, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि मैं और मिनट्स अपने मोबाइल के अंदर दिलवा सकूँ। हेल या मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने वेब फ्लूइड के इंग्रेडिएंट्स खरीद के मैं अपने वेब शूटर्स बना सकूँ। लगता है कि मुझे आज डेट के ऊपर सारा का सारा फोकस रखना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। और अगले पल पीटर बोलता है कि हे मिस्टर म्यूलर, आपकी शर्ट बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो मिस्टर म्यूलर बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। और हम देखते हैं कि पीटर जब अपने घर के ऊपर अंदर पहुंचता है तो उसकी जो रूम पार्टनर मिशेल होती है, वो बेसिकली पीटर पार्कर के सारे कपड़े यहाँ पे सस्ते दामों के अंदर बेच रही होती है। और पीटर चिल्लाता है कि ये मेरी शर्ट है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, तुम मेरे कपड़े इस तरह से बेच नहीं सकती हो। तो वहीं से वो कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े यहाँ पे चैरिटी के अंदर नहीं दे रही हूँ किसी को, बल्कि मैं उसकी जगह पैसे ले रही हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें याद ना हो लेकिन ये घर किराए से चलता है और तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है, तो इसलिए मैं एक तरह से तुम्हारी मुश्किल को हल कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर के हालात अब आपके सामने हैं, उसकी मुश्किलें वो आपके सामने ही हैं। और बेचारा पीटर इन सारी की सारी चीज़ों से निकल के अपनी डेट के लिए तैयार होने जाता है तो उसको पता चलता है कि ज़रा सा उसकी अलमारी में सिर्फ एक ही स्वेटर लटका हुआ है, जो कि इस वक्त गर्मी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, वो वही पहन के बाहर निकलता है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे कॉफ़ी शॉप के अंदर पहुँचता है जहाँ पे उसकी डेट उसका इंतज़ार कर रही होती है और कहता है कि चार्ली, मुझे माफ़ कर देना कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो कहती है कि पीटर, ज़रा अपनी तरफ तो देखो, इतनी गर्मी में स्वेटर और ऊपर से पसीना, आखिरकार तुम भागते हुए क्यों आ रही हो। तो पीटर बोलता है कि मैं जानता हूँ लेकिन ये लंबी कहानी है, सॉरी, लेकिन ये लंबी कहानी की वजह से ही मैं आज लेट होया हूँ। तो चार्ली बोलती है कि चलो कोई मसला नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली नहीं थी, मेरे पास कुछ कंपनी थी। तो अगले पल पीटर देखता और कहता है कि हे, ये तो हैरी मेरा दोस्त और मैरी जेन वॉटसन है, ये कितना सब बढ़िया चल रहा है ना। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इस कॉफी शॉप के अंदर पीटर पार्कर के पुराने दोस्त यानी कि हैरी ऑसबॉर्न और मैरी जेन वॉटसन, जो कि पहले उसकी वाइफ हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ उसकी दोस्त है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो इन लोग के बीच थोड़े बहुत हंसी मजाक वगैरह चल ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे जो मैरी जेन होती है वो पीटर की जो है पुरानी ज़िंदगी के अंदर घुस के उसकी लेना शुरू कर देती है। मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैरी जेन वॉटसन पीटर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से है, तो वो उसके बचपन की बातें, उसकी आंट मे के साथ निकली हुई बातें, उन सबको निकाल रही होती है। तो अगले पीटर बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि हम दोस्त बन गए हैं, तुमने कहा था ना कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए और किसी और के साथ डेट वगैरह करना चाहिए, लेकिन ये सब क्या चल रहा है। तो मैरी जेन बोलती है कि ज़रा आराम से टाइगर, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो, मेरा यहाँ पे इंटरफेयर करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज तुम यहाँ पे आने वाले हो, मैं तो बस कुछ कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए आई थी और जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है और उसने हमें यहाँ पे बैठने के लिए ऑफर करा तो हम बैठ गए, और वैसे भी मुझे वो काफ़ी पसंद आ रही है। तो पीटर बोलता है कि तुमसे वैसे पूछा किसने है। तो इसे मैरी बोलती है लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मुझे वो लड़की अच्छी लग रही है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है, लेकिन अगर तुम्हें उसके अटेंशन को ग्रैब करना है तो तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि यहीं पर अगले पल पीटर का स्पाइडी सेंस टिंगल करता है, लेकिन इन सारी की सारी बातों के दरमियान, इन सारे के सारे मसले के दरमियान वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार खतरा कहाँ पे है। लेकिन अगले पल वो चार्ली के पीछे देखता है, उसको वहाँ पर कोई चीज़ उड़ते हुए नजर आती है और वो चिल्लाता है कि चार्ली, जरा अपने पीछे देखो। और अगले ही पल अब देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे की पूरी कॉफ़ी शॉप की दीवार टूटती है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि लिली ऑसबॉर्न जो है वो अपनी गॉब्लिन वाली फॉर्म के अंदर अपने गॉब्लिन ग्लाइडर के ऊपर बैठते हुए सीधा यहाँ पे पहुँचती है। और हैरी बोलता है कि लिली, ये तुम हो। और वहीं से एमजे बोलती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये यहाँ पे कहाँ से आ गई है। तो वहीं से हैरी बोलता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तो तब मुझे वो दिखी थी जब मेरे डैड जेल के अंदर नहीं गए थे, उसके बाद से मैंने इसके बारे में कुछ सुना नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि चार्ली उठकर कहती है कि लिली, पीटर आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है।
पीटर पीटर आखिरकार तुम कहाँ चले गए हो, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। और अगले पल हम देखते हैं कि हैरी जब यहाँ पे लिली की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में वो सारा का सारा फ्लैशबैक दौड़ना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, किस तरीके से उन्होंने डेट करना शुरू करा, लेकिन किस तरीके से वो सीक्रेट गॉब्लिन फार्मूले के शिकार हो गई थी जो कि ऑसबॉर्न ने उसको दिया था, और उसके बाद से वो एक खतरनाक किस्म के विलन मैनन्स के अंदर बदल गई थी। और सबसे बड़ा ये हुआ था कि हैरी जिससे प्यार करता था, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, उसके बाप ने उसकी गर्लफ्रेंड को फंसाया, उसके साथ बच्चा पैदा करने की कोशिश करी और अब वो प्रेग्नेंट है। और उस सब के बाद अब लिली यहाँ पे पहली बार हैरी के सामने आई है और ये स्टोरी हमें पीटर पार्कर सुना रहा होता है और कहता है कि बेचारा हैरी, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई है लेकिन ये सबसे ज़्यादा बदतरीन नज़र आती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, कहती है कि हैरी। तो वहीं से हैरी बोलता है कि लिली सर रुक जाओ, मुझे तुम्हें अपनी मदद तो करने दो, यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के अंदर आके सबको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह के पेन के अंदर है। तो वहीं से सब अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि उसको यहाँ चोट लगी हो या वहाँ चोट लगी हो, लेकिन पीटर बोलता है कि ज़रा आराम से, तुम शायद देख नहीं रहे हो लेकिन वो प्रेग्नेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन अगले ही बार हम देखें, इससे पहले कि पीटर यहाँ पे कुछ समझ सके, कुछ कर सके, वहाँ पे एक जोरदार बिजली का झटका आता है स्पाइडरमैन के ऊपर और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शॉकर और टॉम स्टोन विलन्स पहुँचते हैं। और पीटर बोलता है ये आवाज़ें तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जरा मुझे गैस करने दो। हाँ मैं यही कहूँ कि तुम दोनों भिखारियों के अलावा यहाँ पे और हो भी कौन सकता है जिनको आजकल कोई काम पे तो रख वक्त वैसे भी नहीं रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि हैरी वगैरह यहाँ पे पहुँचते हैं लिली के पास, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं से मैरी जेन भी उसको आके हौसला देने की कोशिश करती है और पीटर टॉम स्टोन और यहाँ पे जो शॉकर मौजूद है उनकी ज़बरदस्त तरीके से धुलाई वगैरह को कर रहा होता है। लेकिन शॉकर वहीं से अगले पर एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट मारता है जिससे उसके सारे के सारे वेव्स जलते हैं और पीटर उड़ के दूर जाता है। और वहीं से शॉकर बोलता है कि हमने सोचा था कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन लगता है कि चीज़ें इतनी आसान कभी बनी ही नहीं है हमारे लिए। हम अपने हाथ गंदे करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन लगता है कि हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस शख्स ने हमें सब के पीछे आने के लिए कहा था अब वो खुद यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। और अगले पल वो आदमी लिली के सामने उधर कहता है कि तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसके आगे से सब कुछ मैं संभाल लूँगा, ट्रस्ट मी, आई एम अ डॉक्टर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस मौजूद है, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने ही इन सारे के सारे लोगों को ये मिशन दिया था इस बच्चे को लाने के लिए। यही वो पैकेज था जिसकी वो शुरू में बात कर रहा था। अब डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ पिछले कुछ स्टोरी आर्क्स के अंदर बहुत गजब की चीज़ें हुई थी जिसके अंदर पीटर की वजह से वो ऑलमोस्ट मर ही गया था और अब इसकी जो आपकी अजीब गरीब हालत नज़र आ रही है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पे जो है मैकेनिकल चीज़ों के साथ जोड़ा हुआ है और वो अजीब गरीब नज़र आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे डॉक्टर ऑक्टोपस ही है जिसको ये बच्चा चाहिए। तो पीटर वहीं से उठता और कहता है कि डॉक ऑग तुम फौरन उससे दूर हो जाओ, ये तुम्हें मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। लेकिन वहीं से टॉम स्टोन आके स्पाइडरमैन को एक ज़बरदस्त तरीके का पंच मारता है और वहीं से हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस आकर कहता है आई एश्योर यू कि आप लोगों को अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चे की परवाह आप लोगों को है उससे कहीं ज़्यादा इस बच्चे की ज़रूरत मुझे है। और अगले पल हम देखते हैं कि लिली यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसको अपने टेंटिकल से उसके मुंह को बांध देता है और कहता है कि ज़रा खामोश रहो, मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहीं से पीटर बोलता है कि आखिरकार तो मैनियक्स के साथ मसला क्या है, क्या हम ये फाइट बाद में नहीं कर सकते हैं? इस वक्त एक औरत को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, फॉर गॉड से, क्या तुम लोग के अंदर इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है? लेकिन अगले पल हैरी वहां पे आगे बढ़कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उससे दूर हटो, तुम उसको छू नहीं सकते हो। तो पीटर बोलता है कि हैरी प्लीज तुम यहाँ से दूर हो जाओ, तुम जरा पागलपन करने की कोशिश नहीं करो। और अगले पल डॉक ऑग यहाँ पे हैरी, एमजे और चार्ली तीनों के गले को पकड़ के उनको दीवार से लगा देता है और पीटर बोलता है कि तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो डॉक्टर ऑग, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो इससे पहले मैं। लेकिन अगले पल डॉक्टर ऑग पीटर को भी पकड़ दे और कहते हैं इससे पहले तुम और क्या ही कर सकते हो, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि यूजुअली तुम मुझे उन सारी की सारी चीज़ों से हमेशा दूर रखने में कामयाब हो जाते हो जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, लेकिन अब वो चीज़ ऑलरेडी मेरे हाथों के अंदर आ चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस बेसिकली उस बच्चे को लिली के अंदर से निकाल लेता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस लिली हॉस्टलर, ये एक लड़का है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लड़का बेसिकली किसी और का नहीं बल्कि लिली जो कि मैनेंस नाम की विलन है और हैरी ऑसबॉर्न के फादर यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन का बेटा है जो कि इस वक्त डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ लग चुका है और हमें नहीं पता कि आखिरकार उसको ये बच्चा किस काम के लिए चाहिए, लेकिन वो काम कोई अच्छा तो हो नहीं सकता है। टू बी कंटिन्यूड।